क्योंकि अभी देखा जाए तो सिंधिया जो बड़ी चुनौती बने हुए हैं मोदी सरकार के लिए और कांग्रेस खेमे के लिए। तो ऐसे में सिंधिया के लिए कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी 2028 में, शायद उन्हें आगे किया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जैसा कि आपने मोदी सरकार को लेकर बात रखी है, तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप जब चुनाव नजदीक आते हैं तब यहाँ पर कुछ अहम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने अहम फैसले लेते हैं। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र के दौरे का असर क्या 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस के दौरे के बाद मिस्र का दौरा करना बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र दौरा पर पहुंचना, उसके बाद बोरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करना, वो बोरा समुदाय के लोग जिनका गुजरात से एक बड़ा ताल्लुकात माना जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और देश में उनके तमाम मंत्री, नेता और कार्यकर्ता यहाँ रहकर तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, समझिएगा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है या मोदी लहर खत्म हो गई है, मोदी लहर खत्म ना तो हुई है और ना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में वहाँ की संसद भवन में मोदी के नारे लगना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ के सांसदों के साथ फोटोग्राफी और ऑटोग्राफ लेना, ये जाहिर तौर पर बताता है कि उनके नाम का डंका देश में नहीं विदेशों में बसता। और मिस्र इस बात का उदाहरण है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंचते हैं तो जिस तरीके के उपहार उन्हें दिए जाते हैं, जो सम्मान उन्हें वहां मिलता है, ये बताता है कि किस तरीके से विदेशी दौरा उनका मायने तो रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशों में भी मोदी के नाम का डंका बज रहा है। चुनाव का जिक्र कर लेते हैं तो इस साल 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी निकट है, लेकिन चुनावों से पहले ये कहा जा रहा है कि बीजेपी खेमा कमजोर पड़ गया है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक के जो चुनाव नतीजे आए हैं, चाहे बात हिमाचल की कर लें या कर्नाटक की कर लें, उत्तर प्रदेश में कुछ वक्त पहले जो कई सीटों पर उपचुनाव हुए उनका जिक्र कर लें, तो सीधे तौर पर यह कहा गया, देखिए दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली सियासत के लिहाज से बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम बात करते ही रहते हैं, संसद भवन यहीं है, राष्ट्रपति भवन यहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब यहीं है, और यहीं से तय होता है हर एक राज्य की किस्मत किस हिसाब से लिखी जाएगी। ये दिल्ली से ही तय होता है कि आखिरकार किन किन राज्यों में किस तरीके की रणनीति बनाई जानी है। दिल्ली से तय हुआ उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली से तय हुआ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई। दिल्ली से तय हुआ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। तो दिल्ली जो कि सियासत के लिहाज से मायने रखता है, लेकिन दिल्ली भी बीजेपी के हाथ से निकल गया। विधानसभा चुनाव हार गए, मेयर का चुनाव हार गए, एमसीडी चुनाव हार गए, लेकिन आगे समय की जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की कैसी हैं, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे भी। सबसे पहले हमारे साथ प्रांशी जुड़ी हुई हैं। प्रांशी, लगातार चुनावी खबरों को जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कह पाना तो फिलहाल बहुत मुश्किल है कि चुनाव जो है इसमें जीत सत्ता पक्ष या विपक्ष किसकी होगी, लेकिन 3 बड़े राज्यों की अगर बात करें जिनकी चर्चाएं लगातार हम देख रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो ये माना जाए कि मध्य प्रदेश जो कि अभी फिलहाल बीजेपी के पास है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन जो कुर्सी की लड़ाई वहां पर चल रही है, मोदी जी बाहर रहकर जो है तमाम समुदायों को लुभा रहे हैं, मोदी जी बाहर विदेशी स्तर पर अपनी छवि बना रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर में जिस तरीके से रसाकसी हम देख रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसी रसाकसी का नुकसान इन्हें जो है मध्य प्रदेश में तो उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी उठाना पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार की जो रणनीतियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर ये अब चुनाव लड़े जाएंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बात की जाए राजस्थान की, क्योंकि अब मोदी सरकार यहाँ पर युवाओं को मौका देना चाहती है। और इसी वजह से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा जो मंत्री हैं उन्हें चेतावनी भी दी जा चुकी है कि अगर वह अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों की पकड़ को मजबूत नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके टिकट को काटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो सिंधिया को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनके समर्थकों को आज भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, और बड़ी वजह जिस तरीके से
से निकल कर आई है, उसके बाद सिंधिया के 3 समर्थक अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और एक 30 जून के बाद अपना अहम फैसला सुनाएंगे। तो ये बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आई है और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि बीजेपी में मान सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार फैलता ही जा रहा है बीजेपी की वजह से। तो ऐसे में देखा जाए अब यहाँ पर कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव लड़े गए कांग्रेस खेमे की तरफ से, कर्नाटक फॉर्मूले की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। क्योंकि अभी देखा जाए तो सिंधिया जो बड़ी चुनौती बने हुए हैं मोदी सरकार के लिए और कांग्रेस खेमे के लिए, तो ऐसे में सिंधिया के लिए कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी। 2028 में शायद उन्हें आगे किया जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जैसा कि आपने मोदी सरकार को लेकर बात रखी है, तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है। क्योंकि आप जब चुनाव नजदीक आते हैं तब यहाँ पर कुछ अहम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने अहम फैसले लेते हैं। मणिपुर हिंसा को ही ले लीजिए, तकरीबन 2 महीने से मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, लेकिन उस पर फैसले अब लिए जा रहे हैं। अमेरिका दौरे पर जाने से पहले भी तो यहाँ पर आप बैठक कर सकते थे, लेकिन अमेरिका से लौटने के बाद इस पर बैठक करना, आखिरकार इसके सियासी मायने क्या निकलते हैं? इसके सियासी मायने यही निकलते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार यहाँ पर बड़ी चूक करती हुई नजर आ रही है। प्रांशिक सवाल ये रहेगा कि मोदी जी के नाम का डंका विदेशों में हम देख रहे हैं कि बज रहा है और जिस तरीके से देख रहे हैं कि वहां पर लहर है, लेकिन कर्नाटक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं तो 1 से 2 रैली नहीं, कम से कम 8 से 10 रैलियां होती हैं। उसके बावजूद यहां की जनता उन्हें नकार रही है, विदेश में उनके नाम का डंका बज रहा है। इसको किस हिसाब से देखा जाए? अगर मैं कहूं तो मोदी लहर खत्म हो गई है, अभी भी बरकरार है, या लगभग दिखाई दे रहा है कि अंतिम चरण में है और अगर कदम नहीं उठाया सरकार ने तो 2024 से पहले सत्ता भी जाएगी? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो 2024 से पहले सत्ता तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कुछ महीने बाकी रह गए हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मोदी सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। क्योंकि राहुल गांधी अगर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हैं तो उनकी सांसदीय विधायकी चली जाती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के मामले में जिस तरह से फंसते हुए नजर आए तो उन्हें किसी भी पद से बर्खास्त तक नहीं किया गया। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के अध्यक्ष पद पर रहे, वो तो उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, ना कि उन्हें हटाया गया था। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर मोदी सरकार जो मोदी लहर हम देख रहे हैं वो तो बरकरार रहेगी राहुल, लेकिन यहाँ पर देखा जाए उसे खत्म होते हुए बिल्कुल नहीं देखा जाए। ये जरूर है कि वोटिंग बैंक पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कर्नाटक में 66 सीटों पर वह सिमटती हुई नजर आई। बेशक पीएम मोदी ने यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां की हों, लेकिन इन रैलियों पर भी रोक लगाने की बात कही गई कि वह देश के प्रधानमंत्री है, इस तरह से रैली क्यों कर रहे हैं। तो वोटिंग बैंक पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। राजस्थान में अगर सचिन पायलट को आगे किया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ पर कांग्रेस जीती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बड़ा दाव यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से खेला जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी को अब मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव होते हुए देखा जाएगा। सिंधिया ने हाल ही में बयान दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए हैं कि अब पीएम मोदी का जो दौरा रहेगा मध्य प्रदेश में वो काफी खास रहेगा, क्योंकि वहां पर प्रियंका भी एक्टिव हो चुकी हैं और ऊपर से सिंधिया के समर्थक उनके साथ जुड़ते चले आ रहे हैं और राहुल गांधी की एक्टिवनेस भी कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की सियासत में अब हमें वाकई में एक बड़ी हलचल पैदा होती हुई नजर आई, क्योंकि मैदान में मायावती भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और अखिलेश यादव भी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर बात अमेरिका की कर रहे हैं, बात अगर मिस्र की कर रहे हैं, तो रशिया की बात करना फिर ज़रूरी रह जाएगा। रशिया भारत का पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ रशिया ने भारत का उस वक्त तक समर्थन किया जब अमेरिका जैसी कंट्रियों ने भारत का साथ छोड़ दिया था। और यही वजह है, रशिया का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, वो युद्ध अगर मैं कहूँ तो आज काफ़ी वक्त हो चुका है और देखिए साल भर से ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी हाल ही में जो तस्वीर हमने रशिया की देखी ना, वैगनर ग्रुप का जिक्र करना चाहूँगा। वैगनर ग्रुप जो रूस की प्राइवेट आर्मी है, इन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी। हालांकि वो बात अलग है कि वैगनर ग्रुप को किसी तरीके से पुतिन ने संभाल लिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो मुखपत्र सामना जो कि उद्धव ठाकरे के उनका मुखपत्र सामना, उसमें कहा गया कि जो हाल पुतिन का हुआ ना, जो वैगनर ग्रुप ने किया, वही हाल क्या होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में मानसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानसी, जिस तरीके से अभी की तस्वीरों को हम देख रहे हैं, लगातार रशिया का जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसको सालों भर हो गए हैं, लेकिन रशिया में एक बड़ी बगावत हो जाती है और जो वैगनर ग्रुप है वो पुतिन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हालांकि
पुतिन ने किसी तरीके से इस मामले को शॉर्ट आउट किया, लेकिन जो सामना में भी मैंने पढ़ा कि ये कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि जो पुतिन का हाल हुआ है रशिया में, वही हाल अब मोदी जी का 2024 से पहले हो रहा है। और विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो जो बिहार में पटना में जो बैठक होती है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि 2024 मोदी जी का आखिरी वक्त है। बिल्कुल, 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी वक्त इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर एकजुट हो रही हैं और एकजुट होने का यहां पर जिस तरीके से मोटिव किया जा रहा है वो यही है कि प्रधानमंत्री पद उनसे छीना जाए और नरेंद्र मोदी जो हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी ही सत्ता चल रही है और उन्हीं के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एंड वक्त है और ये आखिरी बार ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शपथ लेते हुए नजर आए थे। अब इसके आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, एक आखिरी सवाल ये है, मोदी हैं तो मुमकिन है, हर हर मोदी और घर घर मोदी, ये भी बात बहुत कही जाती है, लेकिन जो चुनावों से पहले के हम हालात को देख रहे हैं ना, तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर बताती हैं कि क्या हर हर मोदी और घर घर मोदी या मोदी हैं तो मुमकिन है, जो अभी भी बरकरार है। ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में जो 2024 को लेकर विपक्ष ने जो बैठक बनाई है ना, देखिए उस विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी ने बहुत कुछ कहा। बीजेपी की तरफ से तो ये तक कहा गया कि ये जो बैठक हुई है चाय बिस्कुट वाली बैठक है, क्योंकि नेताओं ने चाय बिस्कुट किया, फिर बाहर आ गए और एक दूसरे पर निशाना साधने लगे। क्योंकि अध्यादेश का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की मैं अगर बात करूं सियासत के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और जिस तरीके से जो बीजेपी अध्यादेश लेकर आई उसी अध्यादेश के खिलाफ हमने देखा कि वो विपक्ष का समर्थन तो चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का समर्थन मिल नहीं पाया। हालांकि वो बात अलग है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दिल्ली आए, समर्थन उन्होंने जताया, लेकिन और विपक्षी पार्टी समर्थन नहीं जता रहे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि 2014 देखिए यही विपक्ष 19 में भी खड़ा हो गया था, लेकिन उस वक्त हम क्या देखते हैं कि यह विपक्ष उतना कारगर साबित नहीं हो पाया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां विदेशी स्तर पर खुद को मजबूत कर रहे हैं या खुद को एक बड़े ब्रांड के रूप में बना रहे हैं, तो देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री काम कर रहे हैं और इस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है और शायद 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खैर, 3 राज्य के सेमीफाइनल तय कर देंगे। 24 का चुनाव आखिरकार जो जीता जाएगा वो विपक्ष की जीत होगी या फिर सत्ता पक्ष की। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।